Hello students, welcome to my VR Study Point channel. Today we are going to learn SST of class 8. Okay, and the topic is history and the lesson name is second lesson from trade to territory. ठीक है, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन देखेंगे एसएसटी में और जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से प्रदेश तक. ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज मर्केंटिलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, अर्ली ईयर्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश. ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं इस लेसन में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये लेसन का जो वीडियो है ये दो पार्ट में बनेंगे. आज का जो वीडियो है वो पार्ट फर्स्ट है. ठीक है, इस पार्ट 1 में मैं आपको इस लेसन के कुछ आधे पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, और बाकी जो दूसरे टॉपिक्स है इस लेसन में आगे के वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर we will unravel how the English East India Company, which came as a trading company, eventually became the supreme political power in India. You will also learn about the major steps they look to consolidate in their rule in India. मतलब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे ये कुछ ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऐसे जो ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब व्यापार की जो उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने किस तरह से व्यापार किया था और अपनी पॉलिटिकल पावर अपनी इंडिया में किस तरह से उन्होंने बनाई थी, और उनके बारे में कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स वगैरह हैं जो उन्होंने अपने इंडिया पर अपना कब्जा करने के लिए, अपना रूल बनाने के लिए उन्होंने जो यूज़ किया था, वो सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मर्केंटिलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन ट्रेड. ओके, मतलब व्यापारवाद और यूरोपियन ट्रेड का एक्सपेंशन, उसका उदय या उसका विस्तार किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंडिया में किया, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. द ओरिजिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटिलिज्म पॉपुलर इन यूरोप एट दैट टाइम. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो इकोनॉमिक थ्योरी के थ्रू उन्होंने मर्केंटिलिज्म जो उनकी सिस्टम, मतलब जो व्यापारवाद जो था, उनको उन्होंने यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था. यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इनका ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो यूरोप में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था. According to the theory of mercantilism, the prosperity of a country depends on its capability to produce more than it consumes and export more than it imports in order to maintain a positive balance of trade. जो मर्केंटिलिज्म की थ्योरी के अनुसार जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो समृद्धि है या उसकी जो बढ़ोतरी है व्यापार की, वो किस पर डिपेंड होती है, उसकी जो प्रोड्यूस्ड की कैपेबिलिटी के ऊपर, है ना. मतलब जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने व्यापार में या अपने बिजनेस में, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, और उसका कंज्यूम और उसका एक्सपोर्ट, है ना, दोनों चीज़ों के ऊपर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो व्यापार की जो समृद्धि है या विस्तार है वो उस पर डिपेंड होती है. और एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन इंपोर्ट्स होना चाहिए. और जो मेंटेनेंस, मतलब जो भी व्यापार के जो प्रोडक्ट्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो पॉजिटिव बैलेंस में होने चाहिए व्यापार के. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटिलिज्म इन यूरोप went hand in hand with monopoly in overseas trade. मतलब जो मर्केंटिलिज्म, जो यूरोप में जो मर्केंटिलिज्म होता था, मतलब जो व्यापारवाद चलता था यूरोप में, वो हैंड इन हैंड होता था. मतलब एक जिसको एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथों से हाथ मिला के वो व्यापार करते थे और अपना ट्रेड वो बढ़ाते थे.
Overseas trade, which was almost wholly carried by sea routes, was important in the practice of mercantilism. मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रेड उनका होता था यूरोप का, वो ज़्यादातर किससे होता था? सी रूट से होता था, मतलब समुंदर के मार्ग से होता था। वो समुंदर से ही ज़्यादातर व्यापार का जो ट्रैवलिंग है वो समुंदर के थ्रू ही वो करते थे। In 1498, the Portuguese navigator and explorer Vasco da Gama discovered a new sea route to India from Europe. है ना, ये बात तो आपको पता है कि अपने इंडिया में, यूरोप से इंडिया में आने का जो मार्ग था वो सब किसने फाउंड किया था? वास्को दी गामा ने। ठीक है, पोर्तुगीज नेविगेटर था वो, तो उसने ये सी रूट ढूंढ के निकाला था इंडिया का, जो यूरोप से डायरेक्ट इंडिया में निकलता था समुद्र के मार्ग से। दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग रूट. ट्रेडर्स हु चोज दिस रूट हैड टू सेल down the coast of West Africa to the tip of Africa and then sail up again to Calicut, modern day Kozhikode in Kerala. It means जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, जो इस सी रूट का चूज करते थे, मतलब सी रूट के थ्रू वो अपना बिजनेस करते थे, वो वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा उनका मतलब सेल डाउन होता था, और वहाँ से फिर जैसे कालीकत में उनका सेल सबसे ज़्यादा होता था, जो आज मॉडर्न डे में उसका नाम है कोझिकोड जो केरला में है। ठीक है, however, for the European traders, using this route had become necessary because of the rise of the Ottoman Empire in Turkey and West Asia, which disrupted traditional lands routes. मतलब जब ये जो यूरोपियन जो व्यापारी थे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही सी रूट का यूज़ करते थे, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर जो थे तुर्की के और वेस्ट एशिया के, वो लोग क्या करते थे? यूरोप के जो उनका जो माल है या फिर उनका जो मतलब ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या उस पर अपना कब्जा करने की वो कोशिश करते थे। इसीलिए वो छुप के सी रूट से वो अपना जो व्यापार है वो चलाते थे। जब भी उनको पता चलता था कि ये तुर्कीज लोग या फिर वेस्ट एशिया लोग यहाँ इस जगह पे है, या वो हमारे व्यापार को तोड़ने की कोशिश कर रहे, तब वो क्या करते थे? वो मार्ग छोड़ के वो सी रूट से, मतलब समुद्र के मार्ग से वो अपना व्यापार करते थे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कुछ ऐसी जो डिस्कवरी थी, जैसे फर्स्ट यूरोपियन पावर है ना, पहला जो यूरोपियन पावर था वो किस में एस्टेब्लिश हुआ था? ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इन इंडिया। भारत में जो प्रशासन के जो सेंटर थे जो पोर्तुगीज के थे, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की थी। दे वेयर फॉलोड बाय द डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश मर्चेंट्स हु केम टू इंडिया टू ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। इसमें कुछ ऐसे अलग जो मर्चेंट्स थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे, जैसे डच थे, फ्रेंच थे, और इंग्लिश के जो मतलब ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो अपने इंडिया में आए थे स्पेशली किस चीज़ का बिजनेस करने के लिए? स्पाइसेस और टेक्सटाइल का। ठीक है, मतलब मसालों और जो टेक्सटाइल की मतलब कपड़ों की वगैरह जो ट्रेड होती है उसका बिजनेस करने के लिए वो आए थे। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन के व्यापार कंपनी अपने भारत में कैसी थी वो हम देखेंगे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को द गामा, many European traders such as the Portuguese, the Dutch and the French came here. मतलब जब वास्को द गामा ने सी रूट से इंडिया को फाइंड आउट किया या इंडिया को डिस्कवर किया, तब बहुत से ऐसे जो यूरोपियन ट्रेडर थे, यूरोपियन जो व्यापारी थे, वो ज़्यादा जैसे पोर्तुगीज या फिर डच या फिर फ्रेंच थे, वो सी रूट से ही अपने इंडिया में उन्होंने एंटर किया था। ऑल ऑफ देम एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया
लेट अस स्टडी अबाउट दिस ट्रेडर्स इन डिटेल। और उसके बाद वो अपने इंडिया में आए और यहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार इस्टेब्लिश किया, अपना ट्रेड इस्टेब्लिश किया। तो वो उनके हर एक के जो व्यापार थे वो किस टाइप के थे उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट इज द पोर्तुगीज। ओके, पोर्तुगीज का ट्रेड कैसा था? द पोर्तुगीज वे द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया। यूरोपियन ट्रेडर्स का सबसे पहला जो ग्रुप था जो पोर्तुगीज था, जो सबसे पहले अपने इंडिया में आया था। Throughout the 16th century, they secured many rights from local rulers to trade in India and established a number of colonial settlements on the western coast of India. जब 16th सेंचुरी के थ्रू जब वो उन्होंने अपने जो लोकल रूलर्स थे या लोकल जो राजा थे ट्रेड के जो भारत में इस्टेब्लिश्ड हुए थे, तो उनके लिए कुछ उन्होंने मेनी राइट्स मतलब उनके लिए कुछ अधिकार कुछ हक उन्होंने सिक्योर करवा लिए थे। और जब उन्होंने इंडिया में आने के बाद अपना एक कॉलोनियल सेटलमेंट के वसाहतवाद का सेटलमेंट उन्होंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अपना बना लिया था। ओके, दो कालीकट वॉज द फर्स्ट सिटी वेयर दे लैंडेड। Their important colonial settlements were located in Goa, Daman and Diu, but they were not successful for long and only managed to retain their possession in Western India. तो कालीकट उनको सबसे फर्स्ट प्लेस था, पहले सबसे पहली सिटी थी जहाँ पे पोर्तुगीज लैंड हुए थे, जहाँ पे वो उतरे थे। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कॉलोनियल सेटलमेंट की थी। कॉलोनियल सेटलमेंट जैसे गोवा में, दीव और दमन में, इन जगहों पे उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटलमेंट की थी। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो सक्सेसफुल नहीं हुई, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो सक्सेसफुल नहीं रही और उनको फिर वेस्टर्न इंडिया से वो मतलब उस सिटी से गोवा दीव दमन से उनको वेस्टर्न इंडिया में जाना पड़ा। Goa remained with the Portuguese till 1961, after which it became a part of India. गोवा पोर्तुगीज के थ्रू कब फ्री हुआ था? 1961 में, और तभी वो इंडिया का एक पार्ट बन गया था। इसके बाद हम देखेंगे द डच। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the responsibilities of trade in the Indian Ocean. मतलब 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब डच बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे और उनकी बिजनेस करने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भारत में कब से स्टार्ट हुई? इंडियन ओशियन के थ्रू, मतलब इंडियन ओशन के थ्रू ही वो अपने इंडिया में आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। दे इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच, कराईकाल, पुलिकत और बालासोर, नागपट्टिनम और मसूलीपट्टिनम। ठीक है, तो इन जगहों पर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। They further established their command on paper and spice trade in the island of Sumatra, Java and Moluccas. However, they eventually shifted their attention to the Far East and established a colonial empire in Java and Indonesia. मतलब उन्होंने अपने कुछ ऐसे पेपर्स और स्पाइस के बिजनेस स्टार्ट किए, उन्होंने उस पर सबसे ज़्यादा कमांड रखी, उससे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? सुमात्रा, जावा और मोलुकस में। ठीक है, और उन्होंने इसके बाद अपना जो बिजनेस है वो उसको शिफ्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, जो कॉलोनियल एम्पायर में जावा और इंडोनेशिया, यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेड ज़्यादा फैलाया और उसका डेवलपमेंट किया। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंच। ओके, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी established in 1664 sought to expand its base in India and posed a though challenge to the East India Company. द फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना जो हुई 1664 में हुई और उसका जो एक्सपेंड बेस था वो इंडिया में था।
मतलब इंडिया में ही उनकी स्टार्टिंग हुई थी। सबसे ज़्यादा जो उनका एक्सपेंड होता था व्यापार का, वो इंडिया में ही होता था। ठीक है। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वेयर पोंडुचेरी, नाउ पुदुचेरी, और चंदेर नगर और माही एंड कराईकाल। ठीक है। तो फ्रेंच का जो सेटलमेंट था वो इंडिया में पुदुचेरी में हुआ था। उस वक्त उसको पौंडीचेरी कहते थे, आज हम पुदुचेरी कहते हैं। और चंदेर नगर में हुआ था और कराईकाल में। ठीक है। The first French factory was established at सूरत in 1668। फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी सूरत में 1668 में। ठीक है, 1668 में। In the middle of the 18th century, when Duplessis was appointed the governor, his ambition to establish a French empire in India brought him into direct conflict with the British। इसके बाद जब मिडल एज हुआ स्टार्ट 18th सेंचुरी में, तो उस वक्त फ्रेंच के इसमें गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। तो उसमें एक किसी गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, और उसकी जो एम्बिशन थी, मतलब उसका जो गोल था वो क्या था, फ्रेंच एम्पायर को इंडिया में पूरी तरह से इस्टेब्लिश करना, और वहाँ पे डायरेक्ट अपना, मतलब ब्रिटिश का जो राज्य था या ब्रिटिश का काल वहाँ पे चलाना, वो उसका ध्येय बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्ली ईयर्स। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टार्टिंग के साल, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। कैप्टन विलियम हॉकिंस लेड द फर्स्ट वॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स इन इंडिया। He sailed into the port of Surat, the main Mughal port at the time, on 24 August 1608। मतलब जो पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का भारत में जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उसका जो कैप्टन था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, वो अपने उस व्यापार के जो उनका जो ग्रुप था उसको वो लीड करता था, और उसने सूरत से अपना व्यापार स्टार्ट किया। उसको पोर्ट करना उसने स्टार्ट किया सूरत से, और मेन जो मुगल पोर्ट था जो उसको उन्होंने स्टार्ट किया 24 अगस्त 1608 में। ठीक है। He eventually succeeded in obtaining certain trade concessions from the then Mughal Empire Jahangir. As a result, a trading post was established in Surat by the East India Company in 1609। फिर उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली इस अपने मुगल के जो बिजनेस था अपने इंडिया में, उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिली, और उन्होंने इंडिया में अपना मुगल एम्पायर उन्होंने स्थापित किया, जो जहांगीरी उन्होंने अपनी बना ली। और इसका जो रिजल्ट था वो ये था कि इस ट्रेडिंग की जो पोस्ट थी वो सूरत में बहुत ज़्यादा इससे इस्टेब्लिश्ड हुई, और वो कौन से ईयर में हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 में। Sir Thomas Roy arrived in India in 1615 as the English ambassador to the court of Jahangir. He stayed in India till 1619 and received a royal फरमान फ्रॉम जहांगीर which allowed the East India Company to set up more factories and trade with India। जो एक सर थॉमस रॉय थे जो इंडिया में वो अराइव हुए थे 1615 को, और वो एक बहुत बड़े इंग्लिश एम्बेसडर थे जो, और एक जहांगीर का जो कोर्ट था वहाँ के बहुत बड़े वो एक एम्बेसडर थे, और वो अपने इंडिया में 1619 तक यहाँ पे वो रहे, और उन्होंने यहाँ से एक रॉयल फरमान फ्रॉम जहांगीर, ये एक उन्होंने मतलब उनको एक पदवी वहाँ मिली थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वो पदवी दी थी फरमान की। ठीक है, और उसके थ्रू उन्होंने अपने इंडिया में बहुत से फैक्ट्रीज बनाए थे, और बहुत ज़्यादा व्यापार उन्होंने भारत से स्टार्ट किया था। Thus, apart from Surat, the English established factories at many other places including Bhuj and Ahmedabad।
और इसी तरह उन्होंने सूरत के तरह ही, सूरत में जैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी तरह से उस इंग्लिश जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने और अदर प्लेसेस में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ब्रोच में, ठीक है, और अहमदाबाद में। In South India, the first English factory was established in मसूलीपट्टनम in 1611। साउथ इंडिया में सबसे पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया वेर इस्टेब्लिश्ड एट बालासोर 1633, इन ओडिशा एंड हुगली 1651, इन बंगाल। मतलब उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, अपने कारखाने, अपना व्यापार बढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस ईस्टर्न इंडिया में वो इस्टेब्लिश हुई थी बालासोर में 1633 में, और ओडिशा में और हुगली में भी हुई थी, और बंगाल में भी हुई थी 1651 में। Simultaneously, the English also began to set up much bigger and strongly fortified operational bases at what would be known as the presidency towns of Madras, Bombay and Calcutta। फिर उसके बाद ये जो इंग्लिश एम्बेसडर्स जो थे उन्होंने अपने बड़े बड़े और मजबूत ऐसे उन्होंने अपने कुछ ऑपरेशंस बनाए, मतलब कुछ ऐसे उन्होंने प्लान्स बनाए अपने इंडिया में व्यापार करने के लिए, और उसको उन्होंने जो अपना जो ऑपरेशनल बेस बनाया था उसी को प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास का नाम दिया गया था। मतलब मद्रास में उन्होंने कुछ ऐसे टाउन्स बनाए थे, और बॉम्बे में, ठीक है, मद्रास जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे जो अभी मुंबई है, ठीक है, और कलकत्ता जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो इन जगहों पे प्रेसिडेंसी टाउन्स बने थे। टू स्टार्ट विद दे सेटअप फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास इन 1639 ऑन अ पीस ऑफ लैंड टेकन ऑन लीज फ्रॉम इट्स लोकल रूलर। तो उन्होंने किस चीज से स्टार्ट किया? सेंट जॉर्ज के फोर्ट से, मतलब एक किला था जिसको उन्होंने सेटअप किया मद्रास में 1639 में, और उसका कुछ ऐसा जो उसकी ज़मीन का जो टुकड़ा था, कुछ वैसा पीस ऑफ लैंड था जिसको उन्होंने अपने खुद के रूलर में ले लिया था, अपने खुद के कब्जे में उन्होंने ले लिया था। बॉम्बे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोर्तुगीज। बॉम्बे का जो पूरा जो एक आइलैंड था वो पूरा पोर्तुगीज के कंट्रोल में चला गया था। इन May 1661 then the British Prince Charles II married the Portuguese Princess Catherine of Braganza। He got Bombay as Catherine's dowry from her father King John IV of Portugal। फिर मई 1661 में ब्रिटिश के प्रिंस चार्ल्स टू ने पोर्तुगीज की एक राजकुमारी से शादी कर ली थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा, ठीक है। और उसने फिर बॉम्बे जो था वो कैथरीन के साथ शादी के डॉवरी में, मतलब दहेज में उसने बॉम्बे को मांग लिया था, और उसने बॉम्बे को हड़प लिया था दहेज में, ठीक है। जो किंग जॉन 4 था उस वक्त का वहाँ का जो फादर, ठीक है, वो जो पोर्तुगाल का जो राजा था, ठीक है, उसके थ्रू उसने कैथरीन से शादी करके बॉम्बे को उसने हासिल कर लिया था। Subsequently, the island of Bombay were given to the East India Company on lease for a sum of 10 per annum, ठीक है। मतलब बॉम्बे का जो आइलैंड था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कुछ ऐसे जैसे 10 पर एन्यूम के थ्रू वो उसको देते थे, ठीक है। इसके बाद है 1698 the company got the जमींदारी of 3 villages of सुतांती और गोविंदपुर and कालीकत and built for Fort William around its factory. It laid the foundation of the city of Calcutta।
इसके बाद 1698 में कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारी एक्सेप्ट की, उसको गॉट किया, और उसमें 3 ऐसे विलेजेस थे, जिसमें पहला था सुतांती, और दूसरा था गोविंदपुर, और तीसरा कालीकत। ठीक है। और इस यहाँ पे उन्होंने विलियम फोर्ट उन्होंने बिल्ड किया, वहाँ पे बनाया, और उसके अराउंड में एक फैक्ट्री भी बनाई। ठीक है, जिसका फाउंडेशन हुआ कलकत्ता में। ओके। In 1717, the East India Company was granted a firman by the Mughal Emperor Farrukhsir, which reconfirmed their right to trade in Bengal, Bihar and Orissa upon payment of a nominal sum annually. फिर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान ग्रांट किया मुगल एम्पायर के लिए, मुगल एम्पायर के थ्रू, जिसका फारूखसियर नाम था, जिसका मुगल एम्पायर का। तो उसके लिए उन्होंने एक फरमान जाहिर किया, राइट टू ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, मतलब उनको व्यापार करने के लिए उन्होंने उनसे अनुमति ली थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और ओडिशा में। ठीक है। और जिसका कुछ हम उनको नॉमिनल कुछ ऐसा पेमेंट भी करेंगे, ऐसा उन्होंने फरमान में उन्होंने लिखा था। ठीक है। दे ऑल्सो गॉट द एडिशनल राइट्स टू ट्रेड इन डेक्कन एंड गुजरात। उन्होंने पहले से ही कुछ ऐसे एडिशनल हक उन्होंने ले लिए थे बिजनेस के, डेक्कन और गुजरात में बिजनेस करने के कुछ जो अधिकार थे वो उन्होंने खुद पहले ही हासिल कर लिए थे। Through trade concessions they got from different rulers, the East India Company and its European counterparts made huge profits. और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बिजनेस से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। अलग अलग राजाओं के अलग अलग राज्यों में वो अपना व्यापार विस्तार करते थे, उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। दे बॉट गुड्स स्पेशली कॉटन क्लॉथ, सिल्क, स्पाइसेस एंड सैल्टर इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड देम टू यूरोप। तो वो कौन कौन सी चीज़ें अपने इंडिया में बनाते थे? कॉटन के कपड़े और सिल्क के कपड़े, है ना, सिल्क चीज़ें, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, ये सब चीज़ें वो अपने इंडिया में बनाते थे और उसको यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के पार्ट में इतना ही। आगे के जो बचे हुए जो इस लेसन के जो पार्ट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले पार्ट 2 में देखेंगे। ओके। तो आज के इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।